दोस्तों नमस्कार। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, मगर राजस्थान हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपोर्टेंट रहा है। इसलिए यहाँ पर इतिहास में कई फोर्ट्स और महल बनवाए गए जो आज भी राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। आपने राजस्थान के जयगढ़ फोर्ट के बारे में तो सुना होगा। जयगढ़ फोर्ट में हुए कुछ हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल इवेंट्स आज भी इसे ताजा कर देते हैं। लेकिन जयगढ़ फोर्ट को जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाता है वो इस फोर्ट में मौजूद खजाना। कहा जाता है कि 1975 के इमरजेंसी कार्यकाल में जयगढ़ फोर्ट के अंदर से बड़ी मात्रा में करोड़ों अरबों रुपए का खजाना निकाला गया था। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर इस फोर्ट के अंदर इतना खजाना रखा किसने, और अगर इसमें खजाना था तो मुगल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर ने निकाला क्यों नहीं? क्या सच में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जयगढ़ फोर्ट के अंदर से खजाना निकाला था? चलिए आसान लैंग्वेज में आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं सुरेश संजू। दोस्तों, फोर्ट के खजाने वाली मिस्ट्री को जानने से पहले हम फोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इस फोर्ट से करीब 300 साल का इतिहास जुड़ा हुआ है। ये फोर्ट इंडियन हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जिसमें राजपूत किंगडम से लेकर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री भी शामिल है। जयगढ़ फोर्ट राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1726 में आमेर फोर्ट से थोड़ी दूरी पर बनवाया था। सवाई जयसिंह सेकंड ने जयपुर को भी स्टैब्लिश किया था। जयगढ़ फोर्ट जयपुर सिटी से करीब 15 किलोमीटर दूर अरावली माउंटेन रेंज में ईगल नामक पहाड़ी पर लोकेटेड है। इसके ऊपर से काफी दूर के दृश्य को देखा जा सकता है। मिर्जा राजा जयसिंह के इस फोर्ट को बनाने का एक मेन रीजन ये भी था कि इससे इमरजेंसी के टाइम पर रॉयल फैमिली के लोगों को यहाँ से सेफली इवैक्यूएट किया जा सके, इसलिए इसे संकट मोचक दुर्ग भी कहते हैं। बात करें इसकी सिक्योरिटी की तो इसमें मौजूद जयबाण कैनन एक ऐसी तोप है जिसके बारे में सुनते ही दुश्मन आर्मी तो थर थर कांपने लगती थी। कहा जाता है कि 1720 में केवल एक बार ही इससे टेस्टिंग फायर किया गया था, जिससे दागा हुआ गोला 30 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था, जहां एक बहुत बड़ा तालाब बन गया था। वैसे इसके बाद इसे कभी चलाने की नौबत नहीं आई थी, पर यह तोप आज के समय ऑन द वाइल दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस किले में इतना खजाना आया कहां से? तो इस कहानी की शुरुआत होती है मुगल एम्पायर के समय से। उस समय भारत पर अकबर का शासन था और जयपुर में उस समय शासन था राजा मानसिंह फर्स्ट का। जब मानसिंह फर्स्ट की बहन जोधाबाई को अकबर ने देखा था तो बाद में अकबर और जोधाबाई की मैरिज हो जाती है। अकबर के मानसिंह इतने खास थे कि उन्होंने मानसिंह फर्स्ट को अपने नवरत्नों में भी शामिल किया था। यहाँ तक कि अकबर ने मानसिंह को अपना भरोसेमंद सेनापति भी बना दिया था। इसके बाद तो मानो अकबर मानसिंह को जहां भी लड़ने को कहते थे, मानसिंह उस एरिया पर कब्जा करके उसे मुगल सल्तनत को सौंप देते। कहा जाता है कि एक बार अकबर ने अपने शासन में सवाई मानसिंह फर्स्ट को काबुल अभियान के लिए भेजा था, क्योंकि मुगल सल्तनत वहां भी अपना झंडा फहराना चाहती थी। इसके अलावा एक रीजन ये भी था कि बीरबल की मौत का बदला लेना, क्योंकि अफगानिस्तान में यूसुफजई कबीला था जिसके सरदार की बीरबल के मौत में भूमिका थी। मानसिंह द फर्स्ट 1581 में काबुल जाते हैं। वहां के यूसुफजई कबीले ने भयानक वहां पे लूटपाट मचा रखी थी। उस समय ये कबीले बहुत ही ताकतवर थे और इनके रास्ते में जो भी आता था वो उन्हें तबाह करके सारा उनका धन है जो लूट लेते थे। सवाई मानसिंह ने इन सभी कबीलों को एक एक करके जंग में हरा दिया और साथ ही उनका जो लूटा हुआ सारा खजाना था वो अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि ये धन इतना ज्यादा था कि इसे ढोने के लिए जानवर कम पड़ गए थे। सभी ऊंट और घोड़ों पे सवार सैनिकों को पैदल करके उनके ऊपर ये खजाना लाद दिया गया। आखिरकार ये अफगानिस्तान के कबीलों से ये खजाना जो है आमेर के किले में लाया जाता है। अकबर को इसकी भनक तक नहीं पड़ने दी गई, केवल सवाई मानसिंह और इसे लाने वालों को ही इसकी जानकारी थी। कई सदियों तक ये खजाना छुपा ही रहा। मानसिंह सेकंड ने इस खजाने से जयपुर शहर में कई इमारतें और महल बनवाए थे। ये खजाना कहा जाता है कि उसमें काफी खत्म हो गया था। इसके बाद यहीं पर जो है बात ये रुक जाती है। अब सवाल आता है कि इसके बाद ये खजाने की चर्चा कहां से शुरू हुई? दोस्तों, कुछ टाइम बीतने के बाद एक बुक सामने आती है जिसमें क्लेम किया जाता है कि जयगढ़ फोर्ट के अंदर खजाना है। मानसिंह के शासनकाल की कई ऐसी बातें उस किताब के अंदर लिखी हुई थी। इस बुक में दावा किया गया कि इस फोर्ट में 7 वाटर टैंकों के अंदर खजाना दफनाया हुआ है। इस किताब का नाम था हफ्त तिलशमत ए अंबेरी, जिसका मतलब है आमेर में छुपे 7 खजाने। इसी किताब की वजह से मुगलों और अंग्रेजी काल में भी अफवाहें रही कि जयगढ़ फोर्ट के अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। हालांकि अंग्रेजों ने भी कोशिश की थी लेकिन खजाना उन्हें मिला नहीं था। अब हिस्टोरियंस का तो ये भी कहना है कि अगर किसी बाहर वाले को इस खजाने का पता नहीं था तो इस किताब में ये इन्फॉर्मेशन आई कहां से? अब भाई इसका जवाब तो लिखने वाला ही बता सकता है। हालांकि समय समय पर सबने इस बुक पर विश्वास करके खजाने को पाने की कोशिश जरूर की थी। अब क्योंकि ये राजघराने की अपनी निजी संपत्ति थी तो कई सालों तक इस पर ज्यादा छानबीन नहीं की जा सकी। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आया 25 जून 1975 में, जिसे डेमोक्रेसी का ब्लैक डे भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। कहने को तो ये 21 महीने तक चला इमरजेंसी पीरियड 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ, पर जयगढ़ फोर्ट के साथ इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया इमरजेंसी का। लेकिन इस पीरियड में जहां न्यूज के सारे प्लेटफॉर्म पर रोक होने से कोई भी इन्फॉर्मेशन ज्यादा फैलती नहीं थी, चाहे वो कितनी भी सेंसिटिव क्यों ना हो, तो सरकार ने भी इसकी आड़ में कई काम अपने निकाले थे। इमरजेंसी में ऑपोजिशन के कई लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। कहा जाता है कि उस समय जेलों के
अंदर जगह तक नहीं बची थी। ऑपोजिशन के इन बड़े नेताओं के बीच एक और नाम था महारानी गायत्री देवी। गायत्री देवी मानसिंह सेकंड की पत्नी और जयगढ़ फोर्ट की महारानी थी। अब अगर आप यहाँ पर इंदिरा गांधी और महारानी गायत्री देवी के रिश्तों को समझेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। दोस्तों, रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाली गायत्री देवी को सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस में आने का इन्विटेशन दिया था, लेकिन उन्होंने 1962 में कांग्रेस के अगेंस्ट स्वतंत्र पार्टी से पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ा और 1,92,000 वोटों से वो जीती थी। जीत भी ऐसी कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और यहीं से शुरू हुआ गायत्री देवी का राजनीतिक जीवन। उन्हें दिन ब दिन और ज्यादा पॉपुलर बनाता गया। कुछ सालों बाद जब देश की राजनीति के हालात बदले और इंदिरा गांधी ने देश की कमान संभाली तो गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बीच ये विरोध जो है केवल राजनीतिक न होकर निजी हो गया। वैसे तो गायत्री देवी और इंदिरा गांधी दोनों गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन स्कूल में साथ ही पढ़े थे, पर उनमें कभी बनी नहीं थी। खुशवंत सिंह ने तो यहाँ तक लिखा है कि गायत्री देवी का पार्लियामेंट में आना इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इंदिरा गांधी से जुड़े लोग महारानी गायत्री देवी को शीशे की गुड़िया कहा करते थे। वो आगे लिखते हैं कि इंदिरा गांधी को शुरू से ही गायत्री देवी की ब्यूटी और पॉपुलरिटी से थोड़ी जलन थी और इधर गायत्री देवी लगातार 3 बार कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा चुकी थी। फिर जब इमरजेंसी के दौरान गायत्री देवी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो उन्हें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए 6 महीने तक जेल में डाल दिया गया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली थी। दोस्तों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि इमरजेंसी के टाइम में संजय गांधी पॉलिटिकली इतने एक्टिव थे कि लोगों को लगता था कि गवर्नमेंट यही चलाते हैं और ये काफी हद तक सच भी था, क्योंकि इमरजेंसी लगने के पीछे भी संजय गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। और शायद उस समय कहीं न कहीं संजय गांधी और इंदिरा गांधी को भी हाथ तिलस्मत ए अंबेरी किताब की जानकारी थी। अब इमरजेंसी के ऐसे माहौल में जब गायत्री देवी भी जेल में थी तो उनके पास खजाना ढूंढने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। फिर क्या था, 10 जून 1976 को इमरजेंसी के लगभग 1 साल बाद आर्मी, पुलिस और इनकम टैक्स की अलग अलग टीम्स आती है और जयगढ़ दुर्ग में खुदाई शुरू करती है। ये खुदाई सुरंग के जरिए आमेर दुर्ग तक की गई। पूरे जयगढ़ फोर्ट को उधेड़ के रख दिया गया। जयपुर में ये बात आम हो गई थी कि संजय गांधी के सुपरविजन में सब कुछ हो रहा है और ये भी कि अगर कोई बड़ा गड़ा हुआ धन हुआ तो ये इंदिरा गांधी ही ले जाएगी। एक बार जब संजय गांधी अचानक अपना छोटा विमान उड़ाकर सांगानेर हवाई अड्डे पर पहुंचे तो ये अफवाह फैल गई कि जयगढ़ में दौलत मिल गई है और अब संजय गांधी विमान लेकर जयपुर दौलत बटोरने आए हैं। ऐसी चीजें वायरल हुई थी उस टाइम। इसके अलावा सेना के आला अफसरों को भी 1-2 बार आसपास हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करते देखा गया था। लोगों को लगा कि अब सेना के हेलीकॉप्टर इंदिरा गांधी और संजय गांधी के आदेश पर माल दिल्ली ले जाने आए हैं। समाचार पत्रों पर पूरी तरह से रोक थी तो जो भी आसपास की खबर होती थी वो अपने आप ही धीरे धीरे शांत हो जाती थी। यानी अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी बाहर बिल्कुल भी नहीं आई थी। अब अगर बात करें फाइनल कंक्लूजन की तो क्या खजाने को खोज लिया गया था? अब इसके स्पष्ट जवाब के लिए जब एक व्यक्ति ने RTI लगाई और उसमें सरकार से पूछा गया कि क्या जयगढ़ और आमेर दुर्ग की खुदाई में सरकार को कोई खजाना मिला और अगर हाँ तो ये खजाना अब कहाँ है? इसके जवाब में डिपार्टमेंट ने कहा कि इसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी सरकारी दस्तावेज में नहीं है और उन्होंने आगे लिखा कि RTI में केवल उन्हीं बातों की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है जो कि रिकॉर्ड्स के अंदर हो। उन्होंने कहा कि RTI के जवाब के लिए कोई भी नया खोज कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। अब इस जवाब से तो ये तो साफ जाहिर था कि इस ऑपरेशन की ऑन रिकॉर्ड कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। जो हुआ है वो ऑफ द रिकॉर्ड ही हुआ है। तो क्या वाकई में कोई खजाना नहीं मिला? इसे समझने के लिए उन दिनों की कुछ घटनाओं पर गौर करते हैं। 5 महीने की खुदाई में एक दिन बाद अचानक पूरा काम जो है रोक दिया जाता है। उसके अगले दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। हाईवे पर केवल मिलिट्री ट्रक्स देखे गए और वहां से ये संजय गांधी की निगरानी में 2 प्राइवेट जेट के जरिए स्विट्जरलैंड ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि इस थ्योरी के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और ऐसी ही दूसरी घटना को देखें तो 11 अगस्त 1976 को पाकिस्तान में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि आपकी सरकार जयगढ़ में खजाने की खोज कर रही है। इस पर पाकिस्तान अपने हिस्से की दौलत का हकदार है, क्योंकि पार्टीशन के समय ऐसी किसी दौलत की अविभाजित भारत को जानकारी नहीं थी। विभाजन के पहले के समझौते के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। भुट्टो ने लिखा कि पाकिस्तान को ये पूरी आशा है कि खोज और खुदाई के बाद मिली दौलत पर पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है वह उसे बगैर किसी शर्तों के दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने इस चिट्ठी का जवाब इमीडिएटली तो नहीं दिया। उन्होंने 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लिखे अपने जवाब में कहा था कि हमने विधि विशेषज्ञों को पाकिस्तान के क्लेम की जांच के लिए कहा है। एक्सपर्ट्स की राय है कि पाकिस्तान का ऐसा कोई दावा नहीं बनता है। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा कि उन्हें जयगढ़ में खजाने के नाम पर केवल 200 किलो सिल्वर मिली है, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान के पास भी जानकारी उसी किताब के जरिए पहुंची थी जिसमें लिखा था कि 7 टैंकों के अंदर खजाना दफन है। पाकिस्तान ने भी दावा उसी के आधार पर किया था। इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच हुई इस बातचीत से यह तो साफ जाहिर होता है कि खुदाई तो की गई थी, लेकिन खजाने की मात्रा की इंफॉर्मेशन शायद ही आज के समय पता की जा सकती है। महारानी गायत्री देवी ने भी जब जेल से बाहर आई थी उन्होंने भी खजाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। शायद इसलिए ऑपोजिशन ने भी आज तक इसको कोई मुद्दा नहीं बनाया। और इसके अलावा देखें तो उस समय कांग्रेस
से एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, आजादी के बाद से ही उनकी गवर्नमेंट थी, शायद इसलिए उनको इस बात को गुप्त रखने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा हो। लेकिन दोस्तों अगर सच में खजाना नहीं मिला तो वो गया कहाँ? इसके बारे में भी एक थ्योरी है। कहा जाता है कि जयसिंह सेकंड ने खजाने को ढूंढा था और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने और उसे डेवलप करने में खर्च कर दिया था, मगर ट्रुथ क्या है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन एक दिन के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे क्यों बंद किया था ये भी एक रहस्य है, और ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतने लंबे टाइम तक जो है खुदाई उस किले के अंदर की गई? इन सवालों के जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अब आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।